बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह पाक के लिए। तमाम भाई हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि 35 से 40 लीटर दूध की एवरेज आप कैसे ले सकते हैं। आप बड़े सुन के हैरान होंगे क्योंकि अभी तक आपने 28 की, 30 की, 32 की एवरेज सुनी होगी, लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर में हजारों गायों के साथ 36, 35, 37, 38 इवन के 39 तक की एवरेज कैसे ली जाती है। और ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, मैं एक ग्रुप की बात नहीं कर रहा। किसी एक सर्टन ग्रुप की बात की जाए तो 45 की एवरेज भी आपको मिल जाएगी। लेकिन क्या वजह है कि जो कॉर्पोरेट डेयरीज में ये लोग 35 प्लस की एवरेज ले लेते हैं। तो आज की वीडियो में आपको 12 चीजें बताऊंगा। इन 12 नुकात पे अगर आप काम कर लेते हैं तो आप भी अपने फार्म पे 35 प्लस की एवरेज ले सकते हैं। ये वो पॉइंट है जो सुनने में आसान लगते हैं, सोचने में आसान लगते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है ना तो होते कोई नहीं। जो कर लेगा इंशाल्लाह वो नताइज हासिल करेगा, जो नहीं करेगा तो 28, 30, 32 पे तो काम चल ही रहा है। सबसे पहले नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज है 12 नुकात में, सबसे पहला नंबर है ब्रीड इंप्रूवमेंट का। जितनी मर्जी आप मैनेजमेंट अच्छी कर लें, खुराक अच्छी कर लें, अगर ब्रीड में कैपेसिटी ही नहीं है तो सर दूध नहीं आएगा। अब हॉल्स्टीन फ्रीजियन के अंदर हमारे पास सेटअप में सारे जानवर 50 प्लस वाले नहीं होते। 50 लीटर प्लस करने वाली गायियां 15 से 20% ही होती हैं। बाकी गायियां बच्चा देने के बाद 35 से 45 के बीच में दूध करती हैं। ये जो 50 लीटर से ऊपर जाती हैं ये दाने खास होते हैं। इसलिए आपको अपनी ब्रीड को इंप्रूवमेंट पे लेकर आना है, और ब्रीड इंप्रूवमेंट का सबसे बेहतरीन जरिया है द सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी सीमन। आज भी कई फार्मर्स ऐसे हैं जो जब सीमन का इंतखाब करते हैं तो कॉल पे यह कहा जाता है कि 1000 रुपए वाली को डोज रख दो, या सेक्स सीमन पे बात की जाए तो कुछ 6 से 7 हज़ार वाली डोज रख दो। मेरे भाइयों ये आपको लाइफ लॉन्ग नुकसान देगा। आपको वक्ती तौर पे लग रहा है कि आपका काम हो गया, आपके फार्म पे बछड़ी या बछड़ा आ गया, आपकी ब्रीडिंग हो गई, लेकिन आज से 3 साल बाद जब ये बछड़ी मिल्किंग पर आएगी तो आपका चेहरा उतर जाएगा। इसलिए सीमन के इंतखाब में घोल ना करें। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि फार्म पे ब्रीडिंग के दिनों में 1 या 2 जानवर सेल करके अपना सीमन का स्टॉक पूरा कर लो, लेकिन सीमन पे कंप्रोमाइज ना करो। मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर से बड़ी गायियां ली, जेके से, सिफायर से, नशार से, ईस्टर्न से। उन गायों को जो हम फार्म पे खरीद के लाते रहे, उनका जो सीमन का रिकॉर्ड हमें मिलता था तो मैं हैरान हो जाता था कि यार इस क्वालिटी का सीमन लग रहा है। हालांकि ये जानवर फॉर सेल थे, उनको भी ऐसी क्वालिटी का सीमन लगाया गया कि दिल खुश होता है। तो सबसे पहला काम है ब्रीड इंप्रूवमेंट, एंड दैट इज पॉसिबल बाय द सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी सीमन। अब आए पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। ये सब के सब इनका ताल्लुक फीड के साथ है, खुराक के साथ। सबसे पहले आती है क्वालिटी ऑफ फीड। हमारे अक्सर फार्मर्स के पास उस क्वालिटी की फीड ही नहीं होती जो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में आप फीडिंग कर रहे होते। मिसाल के तौर पे सारे सेम ही आगा पीछा करके फार्मूला यूज कर रहे होते हैं। सोयाबीन मील यूज हो रही है, कैनोला मील यूज हो रही है, सरसों मील है, मकई है, चोकर है, शीरा है। तकरीबन सारे ही सेटअप इन्हीं चीजों को आगे पीछे करके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट डेयरीज में दे हैव देयर ओन लेबोरेटरीज। डेली बेसिस पे खुराक का एनालिसिस, चीजें चेक होती हैं, चेक एंड बैलेंस की वजह से क्वालिटी को वो जो है ना कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं। कमर्शियल डेयरी में ये बड़ा प्रॉब्लम है। अक्सर बैठे होते हैं, डॉक्टर साहब का मैसेज आ जाता है, डॉक्टर साहब कैनोला की गाड़ी है, ये पास नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही। या कई दफ़ा ऐसे होता है कि दूध की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं भाई आज दूध क्यों कम हो गया।
वो कहते हैं डॉक्टर साहब कैनोला चेंज हो गई है, दूध कम हो गया। अब देखने में तो ठीक लग रही है लेकिन दूध कम हो गया। तो जो क्वालिटी है फीड की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास सोयाबीन मील किस प्रोटीन में है, एडल्ट्रेटेड है, नॉन एडल्ट्रेटेड है, केनोला किस आपके पास किस क्वालिटी का है, उसमें एरोसिक एसिड कितना है, ग्लूकोसिनोलेट्स कितने हैं, आपका फार्मूला क्या है, आप कितना खर्चा कर रहे हो, ये सब उस पर डिपेंड करता है। अगली चीज, इनके फीड फार्मूले बड़े वसी होते हैं। ये जो कॉर्पोरेट डेयरीज हैं, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है फार्मूले की, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। जैसे मिसाल के तौर पे सप्लीमेंट्स में अब ट्रेस मिनरल अलग जा रहा है, मिनरल अलग जा रहा है, डीसीपी अलग जा रहा है, पोटाशियम कार्बोनेट अलग जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट अलग जा रहा है, यीस्ट अलग जा रही है, 2 तरह की फैट्स अलग जा रही हैं, ग्लूकोज, पता नहीं क्या कुछ डालते हैं। वजह एक तो दूध की एवरेज अच्छी है, बर्दाश्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर कंपनी को दूध देते हैं तो वहां भी इनको रेट अच्छा मिल जाता है, क्योंकि ये इनकम टैक्स रजिस्टर्ड है, इनको फायदा होता है, वहां पे रेट में एडवांटेज मिल जाता है, ये यहां भी अफोर्डेबिलिटी इनकी बन जाती है। तीसरा फायदा इनको ये होता है कि इनको चूंकि बल्क में चीजें परचेज करते हैं, इनको जो चीजों का रेट मिल जाता है मेरे भाई, वो मुझे आपको नहीं मिलता। मैंने मिसाल के तौर पर सोयाबीन मंगवानी है 5 टन, कैनोला मंगवानी है 6 या 7 टन, मेरी गाड़ी एक ही आती है 12 टन की, ये पूरे के पूरे कंटेनर मंगवाते हैं। तो इनका डेफिनेटली फीड की क्वालिटी का हमारे से फर्क होता है, जिसकी वजह से जानवरों की परफॉर्मेंस ज्यादा आती है। तीसरे नंबर पे है फीड फ्रीक्वेंसी। अब मैं एक फार्म जानता हूं, ठीक है जी, वहां पर 4 दफा फीडिंग की जाती है। कॉर्पोरेट डेयरी की बात कर रहा हूं, 4 दफा दिन में फीडिंग करते हैं। और हम इस वक्त प्रॉब्लम में है कि हमारा फार्मर कहता है ये 3 टाइम नहीं मुझसे होती। तो जब आप बार बार फीड करते हो, जानवर को बार बार फीड दी जाती है, फीडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जानवर जो है उसकी मैदे की इन्वायरमेंट बेहतर रहती है, जानवर बेहतर परफॉर्म करता है। जब जानवर बेहतर रहता है अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्शन भी बेहतर हो जाती है। मैंने अपने फार्म पे गर्मी के मौसम में ओकाड़ा में हम फीडिंग को दिन में 5 दफा कर देते हैं, तो उससे हमें बड़ा फायदा मिलता है। दूध की पैदावार के हवाले से, जानवरों के इनटेक के हवाले से हम बड़ा ही इंजॉय करते हैं। अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है फीड के हवाले से, वो है आपका टीएमआर। यहां पे हम अक्सर मार खा जाते हैं। अक्सर कॉर्पोरेट डेयरीज में टीएमआर के साथ वो फीड मिक्स करने के लिए उनके पास एक स्टेशन मिक्सिंग मशीन होती है। उसकी जो मिक्सिंग है वो बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट है। जो आपका टीएमआर है ना, उसकी वो मिक्सिंग हो ही नहीं सकती जो उसकी मिक्सिंग है, क्योंकि वो करोड़ों की लागत की मशीन है। ठीक है, अभी आज हमारे पास कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बड़ी तादाद है फार्म्स की जहां पे टीएमआर भी नहीं है। कईयों के जरिए खुराक को मिक्स किया जाता है अल्टीमेटली। अच्छा, हमें लगता है ऐसे है कि हमने बड़ी अच्छी मिक्सिंग कर दी है, कईयों की मदद से गुजारा तो हो जाता है, लेकिन मेरे भाई वो चीज़ नहीं बनती जो आपकी प्रॉपर मशीन्स के थ्रू मिक्सिंग होती है। करोड़ों लगा के स्टेशन जो उनकी मिक्सिंग मशीन है, उन्होंने खर्चा क्यों किया? क्यों उसके जरिए 1 से 2 लीटर का एवरेज का फर्क निकल आता है। तो टीएमआर वैगन्स, अच्छा यहां पर हमारे पास जो टीएमआर मशीन अक्सर तो है ही नहीं, और अगर है भी तो उसमें फिर वो आगे क्वालिटीज का बहुत फर्क है। अब फ्रांस की कौन सी जो टीएमआर मशीन है उसकी मिक्सिंग को आप किसी और के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको चस नहीं आएगी। फिर लोकल का है, फिर इंपोर्टेड है, फिर उसमें भी आगे वैरायटीज हैं, उसमें भी आगे क्वालिटीज हैं। तो यहाँ पर जो मिक्सिंग ऑफ फीड है ये बहुत बड़ा फर्क जो है वो क्रिएट कर देती है। कम से कम 2 से 3 लीटर का आपका फर्क जो है सिर्फ टीएमआर की बेस पे निकल आता है। अब कुछ पॉइंट हैं जी आपके मैनेजमेंट के, जिसकी वजह से ये लोग अपनी 35 प्लस की एवरेज लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ गई थी मिल्किंग फ्रीक्वेंसी। अब सफायर पे दिन में अभी भी वो 4 दफा मिल्किंग कर रहे हैं और अप्रैल तक ये 4 दफा ही करते रहते हैं। मैंने इस दफा कोशिश की, मेरे जितने सेटअप्स भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक सेटअप पे 4 दफा मिल्किंग करवाने में कामयाब हो सका। बाकी सेटअप्स पे मैनेजमेंट के मसाइल की वजह से हम 4 दफा मिल्किंग नहीं कर सके। और जहां पे मैंने 4 दफा करवाई वहां पे एडवांटेज भी मिला, लेकिन उन्होंने भी 2 महीने 4 टाइम मिल्किंग करने के बाद अपनी मिल्किंग को 3 टाइम पे शिफ्ट कर दिया। वो कहना आसान है सर, करना सौखा नहीं है। अब इमेजिन करो ना, हर 6-6 घंटे के बाद। अब छोटे फार्म्स का प्रॉब्लम क्या है सर, एक ही टीम है मिल्किंग करने वाली, हर 6 घंटे के बाद उसको उठना है, 1.5 घंटा मिल्किंग पे लगाना है, फिर 3 से 4 घंटे सोना है, फिर उठना है, काम करना है। ये थोड़ा मुश्किल काम है।
कॉर्पोरेट सेक्टर में जो मिल्किंग मशीन पे जो टीम्स होती हैं, हर मिल्किंग की टीम अलग है, वहां पर चीज़ों को उस तरह से मैनेज करना आसान हो जाता है। तो मैं तो ऐसे फार्मर भी जानता हूं जो दिन में 2 दफ़ा मिल्किंग करते हैं। तो 2 दफ़ा की मिल्किंग का, 3 दफ़ा की मिल्किंग का और 4 दफ़ा की मिल्किंग का भी डेफिनेटली जानवर की प्रोडक्शन पे इंपैक्ट आता है। अगला है जी कि मिल्किंग मशीन की एफिशिएंसी। अब जो लोग तो पोर्टेबल मशीन से मिल्किंग करते हैं, मेरे भाई, उनकी पोर्टेबल मशीन की जो मिल्किंग है उसके मुकाबले में जो लाइन सिस्टम की मिल्किंग है, दूध का रिजल्ट का टोटल फर्क है। और जितना आप हाई कैपेसिटी, हाई एफिशिएंसी मिल्किंग सिस्टम लगाते जाओगे, उतना जानवर का दूध बेहतर आप निकालने में कामयाब हो जाओगे। सिंपल सी बात ये है यार, आप चूंकि अक्सर लोग ये जानते हैं कि जब मिल्किंग हाथ से की जाती है तो गवाले का कितना फर्क होता है दूध निकालने पे। अच्छा गवाला हमेशा गाय से अच्छा दूध निकालता है, हल्का गवाला हमेशा गाय से थोड़ा दूध निकालता है। इसी तरह एक अच्छी मशीन विद हाई कैपेसिटी वो जानवर से ज्यादा दूध एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाती है। आगे आ जाए जी, मेस्टाइटिस कंट्रोल, डिजीज मैनेजमेंट कंट्रोल। अब यहां पर हमारे यहां हम आज भी एसएफएमटी पे साड़ू चेक करते हैं अक्सर फार्म्स। अब दुनिया में बड़ी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। अब आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के जरिए भी साड़ू चेक कर सकते हैं। आपकी मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है, कितनी जल्दी आप मेस्टाइटिस को पकड़ते हैं, आपके फार्म पे कितने जानवर हैं जो तिल्लड़ हैं या दुल्लड़ हैं, ठीक है, जिनके 3 थन है या 2 थन है। जब मेस्टाइटिस आपके फार्म पे कितना रहता है, आपके फार्म पे मेस्टाइटिस जब आता है तो उसको ठीक होने में कितना टाइम लगता है। ये जितनी एफिशिएंट आपकी मैनेजमेंट होगी उतना बेहतर आप दूध निकाल पाओगे। अगर आपके पास 5 से 10% जानवर हर वक्त ही मेस्टाइटिस में रहते हैं तो फिर आपने तो ले ली एवरेज। मेस्टाइटिस को कंट्रोल करना है, फिर डिजीज को कंट्रोल करना है। कोई ऐसी बीमारी अल्लाह ना करे मुंह खोर लग जाए, फिर तो नहीं एवरेज आती हुई। अगर आप लेमनेस के प्रॉब्लम में आ गए, आपके जानवरों में एसिडिटी आ गई, तो तब भी आप इन प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी दूध की एवरेज को एक सर्टेन लेवल पे लेके नहीं जा सकेंगे। तो मैनेजमेंट में आपकी मिल्किंग मैनेजमेंट भी है, आपकी फीडिंग मैनेजमेंट भी है, आपका डिजीज कंट्रोल भी है। अगला पॉइंट, काविंग इंटरवल। एक सुए से दूसरे सुए का फासला। कोशिश करें कि 14 महीने, 14.25 महीने के बाद एवरेज आपका हर जानवर मिल्किंग पे आ जाए। अगर आपका काविंग इंटरवल 500 दिन या इससे ऊपर है तो आप जितना मर्जी जोर लगा लें, और जिन्हों पंजाबी जी कहते हैं नग न लखी ना कर लो, सर थोड़ी एवरेज 35, 36, 34, 33, 32 कोई नहीं आनी। अगर आपने अच्छी एवरेज लेनी है तो आपके जानवरों का काविंग इंटरवल एक से दूसरे सुबह का फासला कोशिश करें, आइडियली तो 1 साल होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जानवर बीच में अबॉर्ट कर जाते हैं, 100 मसाइल बन जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं 14 माह के अंदर जो है आपका एवरेज सेकंड या थर्ड या जो भी अगला सुबह है आपका आ जाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके फार्म पे एक सर्टन जो एनिमल का नंबर है वो आपका फ्रेश होगा, उससे आपको एक अच्छी एवरेज जो है आप उससे ले सकते हैं। आगे जी, सेक्स सीमन और नॉर्मल सीमन का इस्तेमाल। हमें तो चाहिए बच्ची, हम तो हमने तो बच्चा लेना ही नहीं है। हम कहते हैं लगाओ सेक्स सीमन, लगाते ही जाओ, लगाते ही जाओ, लगाते। और दैट्स बच्चा के हमने क्या करना है, बच्चे का हमने क्या करना है। और भाई बच्चे का करना तो कुछ नहीं है, लेकिन आपने जिस गाय से 4 साल में 3 या 4 सुए लेने थे, सेक्स सीमन के गलत इस्तेमाल से अब आप उससे 2 सुए ले रहे हो। आपका जानवर, याद रखिएगा, वो सेटअप जो लंबा सेक्स सीमन का इस्तेमाल गायों में करते हैं उनकी एवरेज 30 पे भी नहीं लगती। आपको अपने फार्म की ब्रीडिंग पॉलिसी को देखना पड़ेगा। टारगेट यह है कि 200 दिन के अंदर अंदर, बच्चा देने के बाद 200 दिन के अंदर अंदर 80 से 85% जानवर प्रेग्नेंट होने चाहिए। और यह सिर्फ तब मुमकिन है अगर आपके फार्म पे आप जो अपना सीमन है उसका इस्तेमाल ठीक करते हो। अब सीमन का दुरुस्त इस्तेमाल किया है कि सेक्स सीमन लगेगा सिर्फ बछड़ी को, वो भी 2 से 3 डोजें, उसके बाद नॉर्मल सीमन पे जाएंगे अगर रिपीट हो गई तो। गाय को सेक्स सीमन लगाते ही नहीं है, नॉर्मल सीमन लगाओ, आप देखिएगा कि आपके फार्म पे एवरेज जो है वो बेहतर होने लग जाएगी। आपकी ब्रीडिंग पॉलिसी क्या है? अब ब्रीडिंग पॉलिसी में एक तो ये है
बस ठीक है, जो बोलती है टीका रखी जो। नहीं भाई, एग्रेशन दिखानी है। प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल दे, प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल दे, प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल लगाओ। भाई गाय का काम ही क्या है कि सर्दी के मौसम में 40-45 दिन बच्चा दिए को हो जाए और वो प्रोटोकॉल में ना जाए, 60-70 दिन के अंदर इंसेमिनेट ना हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप नुकसान में जाओगे, एवरेज नहीं ले पाओगे। और फिर अगली बात कि आप ब्रीडिंग करते कैसे हो। वो लोग जो सीजनल पैटर्न पे चलते हैं, जैसे नवंबर से अप्रैल के अंदर अपना 80-85% हर्ड प्रेग्नेंट करते हैं, ये जब जानवर नेक्स्ट काविंग सीजन में जब आते हैं तो अक्सर औकात एक फ्लश आता है फ्रेश एनिमल्स का, एवरेज आपकी 35-40 को टच कर जाती है। एट दी एंड जो सबसे औखा काम है फार्म, जो फार्मर करता ही नहीं है, जो मैं सबसे एंड पे पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, ये है आपका कलिंग। जान जाती फार्मर की, उसको कहो ना ये गाय सेल करनी, ओह ये तो बहुत अच्छी है, इसकी नानी भी बहुत अच्छी थी, इसकी मां भी बहुत अच्छी थी, ਇਹਦਾ दादा भी बहुत चंगा सी, परदादा भी बहुत चंगा सी, ਇਹਦੀ फुप्पी भी कमाल सी। क्या करना है आपने? फार्म पे वो जानवर जो किसी वजह से प्रोडक्टिव नहीं रहा, रिपीट ब्रीडर है, बच्चा फेंक गया, थन मरवा गया, बीमार हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड बाहर निकालो। अब उसके ऊपर बिला वजह का जोर ना लगाओ, ठीक है जी। अब कई दफा देखा है कि 2-2 थनों वाले जानवर रखे हुए हैं, क्यों? ऐसे को जी बच्ची लेनी है, ओ भाई बाकी 4 थनों वाली मर गई हैं, उनसे बच्ची ले लेना। तो कलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोडक्टिव जानवर नहीं है वो बाहर जाएगा। और इसके अलावा वो जानवर जो प्रॉब्लमेटिक है, आपको पता होगा कुछ जानवर बच्चा जाने के बाद साड़ू ही नहीं जाता, ठीक है जी। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको आपको पता है कि ये किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं, ये लेमनेस में आ जाती है, इन्हें गब्बन करना औखा है। ऐसे तमाम जानवर जो प्रॉब्लमेटिक हैं, इनको आपको कलिंग में डालना है और आपको गाहे बगाहे फॉर्म पे कलिंग करनी है। आप देखिएगा 1 से 2 साल के अंदर आप ये प्रैक्टिस करें, आपकी एवरेज भी जो है 35+ पे चली जाएगी, जैसे कि कॉर्पोरेट डेयरीज पे वो एवरेज ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।